हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास ले हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंदर 5 वंशों ने शासन करते हैं। एक बार उन 5 वंशों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वे 5 वंश कौन-कौन से हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं और उनका क्या क्रम होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये 5 वंश होते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आखिरी जो वंश होता है वो लोधी वंश होता है। और भी जो 5 वंश शासन करते हैं फिर इनका यही क्रम होता है। इस तरह दिल्ली सल्तनत 5 वंश शासन करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहला वंश कौन सा था या सबसे आखिरी वंश कौन सा था या दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन करते हैं और उनका क्या क्रम था, इसके साथ साथ आपसे अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि गुलाम काल के उत्थान से लेके मुगल काल के उत्थान के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत काल कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। और दूसरी तरह से पूछ सकता है कि गुलाम वंश से लेके लोधी वंश के शासनकाल के बीच दिल्ली सल्तनत कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी तरह से भी और पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से लेके इब्राहिम लोदी के शासनकाल के बीच के समय को आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं या नहीं। इस तरह के ऐसे तमाम क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत कई किताबें जो होती हैं, जो इतिहासकार हैं या जो भी हैं, उन्होंने जो रचना किया है उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। और जो भी शासक होते हैं उनके स्थापत्य कला के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में, ऐसे तमाम क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से पूछे जा सकते हैं। हम लोग अभी इस जो 5 वंश हमने अभी आपको बताया है कि जो 5 वंश शासन करते हैं, उस 5 वंशों में हम लोग 2 वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वे 2 वंश होते हैं गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। गुलाम वंश और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे या जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, वे सभी बिंदुओं को आपको लिखा दिए गए हैं। आप उनको बारी-बारी से या कह सकते हैं उनको रोज़ाना रिवीजन करते रहिए। अगर एग्ज़ाम में उससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना हो सके। और अगर आपके पास कोई भी पीवाईक्यू हो या दिल्ली सल्तनत से संबंधित या गुलाम वंश से संबंधित या खिलजी वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पास हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। देखिए हमने जो पढ़ा है या जो हमने पढ़ाया है, उससे कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले रहे हैं। इस क्रम में उसके बाद हम लोग अभी जो तीसरा वंश पढ़ रहे हैं, तुगलक वंश पढ़ रहे हैं। तुगलक वंश का कार्यकाल कितना है? तुगलक वंश का कार्यकाल होता है 1320 से लेके 1414 ईस्वी के बीच आपको बताया गया था। और ये भी बताया गया कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला यही इकलौता वंश होता है। और सबसे कम बताया गया कौन था? सबसे कम शासन करने वाला था खिलजी वंश शासन करता है। ये सबसे कम करता है, जबकि जो तुगलक वंश होता है ये सबसे अधिक शासन करते हैं। तुगलक वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक थे। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं। हम अभी फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कितना है? 1351 ईस्वी से लेके 1388 ईस्वी के बीच फिरोज शाह तुगलक का ये शासनकाल होता है। अब हम लोग एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग तुगलक वंश के जो तीसरे शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या-क्या अध्ययन किया था। एक बार उनको रिवीजन करेंगे ताकि हमारी जो आज की क्लास है उसको आसानी से समझ आ सके। और जो कल जो भी अगर एक भी पॉइंट मिस होगा या याद नहीं हो रहा होगा तो उसको एक बार रिवीजन करने से आसानी से याद ही हो जाएगा और आज की क्लास को से हम लोग कनेक्ट कर सकेंगे और आज की क्लास को समझने में भी आसानी हो जाएगी। हम लोग कल की क्लास में कह सकते हैं, जो कल की क्लास थी उसमें आपको बताया गया था, उन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक थे अपने शासनकाल में एक दफ्तर का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं? रोजगार दफ्तर कहते थे। क्या? रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर का निर्माण करते हैं। इनका क्या कार्य होता है? इस दफ्तर का कार्य होता है कि जो भी व्यक्ति इनके जो मनुष्य के या कह सकते हैं जो भी व्यक्ति प्रशासन में आना चाहता है उसके गुणों को और उनके योग्यताओं को जांचा परखा जाता था कि क्या व्यक्ति वह उसके योग्य है कि या उस पद के योग्य है या नहीं होता है। ये कार्य होता था रोजगार दफ्तर के अंतर्गत, ये कार्य किया जाता था। इसके साथ ही साथ इस रोजगार दफ्तर के अंतर्गत जो भी योग्य व्यक्ति होते थे उनको इनमें यह कह सकते हैं विभाग में या प्रशासनिक विभाग में रखा जाता था। साथ ही साथ इस विभाग का एक और कार्य था, जो भी देखा जाए दिल्ली सल्तनत पर जितने भी योग्य व्यक्ति हो सके उनको, ताकि उनके योग्यता के हिसाब से उनको पद पर नियुक्त किया जा सके, ताकि दिल्ली सल्तनत पे बेरोजगारी दर या कह सकते हैं जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संख्या कम से कम की जा सकती है की जाए। उसके साथ ही साथ जो फिरोज शाह तुगलक थे वो जो संत थे, संतों संतों और धार्मिक व्यक्तियों को
संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर व संपत्ति देता था। जो उस समय जो संत होते थे या धार्मिक व्यक्ति होते थे उनको मदद के लिए वह जागीर दे देता था, वह संपत्ति दे देता था। इस प्रकार वह उनका भरण पोषण करता था। जो भी वे संत होते थे वह धार्मिक व्यक्ति होते थे, वे सभी के साथ कह सकते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक था सभी के साथ सहिष्णुपूर्ण व्यवहार रखता था, या कह सकते हैं सभी के साथ तालमेल इसके अच्छे थे। इसी के साथ साथ उन्होंने एक नए विभाग की स्थापना करते हैं। कौन से बताए गए थे? दीवाने खैरात विभाग की स्थापना करते हैं। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना करते हैं। इसका कार्य होता है कि जो भी राज्य में कह सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय थे उनके में जो भी गरीब होते थे, वह अनाथ स्त्री होती थी या विधवा महिला होती थी, उन सभी को संपत्ति देकर सहायता करता था। ये कार्य किसके अंतर्गत होता था? दीवाने खैरात विभाग के अंतर्गत होता था। जो भी मुस्लिम गरीब वर्ग थे, उसके बाद अनाथ स्त्रियाँ होती थी या जो विधवा महिलाएं होती थी, उनको आर्थिक सहायता करता था। इसके साथ साथ वह गरीब मुस्लिम लड़कियों की गरीब मुस्लिम लड़की की शादी की व्यवस्था, ये अपने शासनकाल में देखा जाए तो जो फिरोज शाह तुगलक थे अपने शासनकाल में जो गरीब वर्ग के या गरीब तबके की मुस्लिम लड़की होती थी उनकी शादी की व्यवस्था ये अपने साम्राज्य में करता था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ऐसा था। इसके साथ ही साथ जो मुस्लिम वर्ग होते थे, मुस्लिम वर्ग को देखा जाए तो अपने भगवान से कहे जा सकते हैं अल्लाह से मिलने के लिए वे हज पे जाते थे। जो जो व्यक्ति या कह सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हज पे जाते थे, राज्य के धन से वे हज पे जाते थे। इसके शासनकाल में ऐसा था कि मोहम्मद जो फिरोज शाह तुगलक था, इसके शासनकाल में था कि जो भी व्यक्ति अगर हज पे जा रहा है या जब मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति है अगर हज पे जा रहा है तो वो अपना पैसा एक भी खर्च नहीं करेगा। कह सकते हैं सारा पैसा जो होता था फिरोज शाह तुगलक अपने जेब से खर्च कर सकता था। कह सकता है कि अपने जो आर्थिक खजाने से खर्च करता था। या ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला इकलौता सुल्तान होता है कि वह हज पे जाने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देता था। ये आपको कल की क्लास में बताया गया था। अब आज की क्लास हम लोग को शुरू करते हैं। आज की क्लास में इसके आगे देखेंगे कि इससे आगे उन्होंने क्या क्या और नई नीतियां अपनाते हैं और प्रजा के हित में क्या कार्य करते हैं। फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में देखा जाए तो जब अपने प्रजा के हित के लिए उन्होंने एक अस्पताल की व्यवस्था करते हैं। क्या करते हैं? एक अस्पताल स्थापित करते हैं। क्या कहते हैं? अस्पताल स्थापित करते हैं। उस अस्पताल को क्या कहते हैं उन्होंने? इस अस्पताल को दारुल सफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दारुल सफा किस नाम से जाना जाता था? उन्होंने अपनी प्रजा के हित के लिए एक अस्पताल या कह सकते हैं कि अस्पताल या कह सकते हैं इलाज के लिए कि अस्पताल की व्यवस्था करते हैं जिसको दारुल सफा कहा जाता था। इस अस्पताल को खैरात अस्पताल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खैरात अस्पताल। खैरात अस्पताल का काम था कि जो भी प्रजा आती थी उनसे ये दवा लेयर कह सकते हैं जो हकीम होते थे वे इनको इलाज करते थे ताकि वे स्वस्थ हो सके। इस कह सकते हैं जो भी इस अस्पताल में जो डॉक्टर होते थे या जो हकीम होते थे काफ़ी योग्य व्यक्ति होते थे, उन्हीं योग्यताओं के हिसाब से। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो फिरोज शाह तुगलक थे इनके शासनकाल में ही जो भी योग्य व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने शासन में या प्रशासन में रखा जाता था। इसी वजह से जो इस खैरात अस्पताल में भी नियुक्त किए जाते थे वे काफ़ी योग्य व्यक्ति होते थे। इस वजह से उनको योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था। जो हकीम होते थे अच्छे हकीमों को ही नियुक्त किया जाता था इन पदों पे। इसी के साथ साथ जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दास थे। कह सकते हैं इससे तारसों से दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दास इन्हीं के शासनकाल में थे। इन्हीं के शासनकाल में लगभग देखा जाए तो 1,80,000 के करीब थे। उनके साम्राज्य में कितना दास थे? देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा दास इसी के शासनकाल में कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। लगभग 1,80,000 के करीब
इनके शासनकाल में दास होते थे, या दास मतलब कह सकते हैं, दास का तात्पर्य है कि गुलाम होते थे। वे जैसे किसी राज्य पे दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के पश्चात जो जिस व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता था, वे इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बंदी होते हैं, कह सकते हैं, या दास होते थे। लगभग 1,80,000 के करीब इनके शासनकाल में दास थे। और इन दासों को देख रेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना करते हैं। देखिए यहाँ इनकी देख रेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना करते हैं। वह विभाग कौन सा होता है? वह विभाग होता है दीवान ए बंदगान। कौन सा विभाग की स्थापना करते हैं? दीवान ए बंदगान। ये बंदगान नाम से पता चलता है, बंदगान का मतलब बंदी बनाया हुआ व्यक्ति ही इस जो होता है इसका सर्व होता है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा गुलाम इसी के वंश में होते, कह सकते हैं इन्हीं के शासनकाल में होते हैं। और इन गुलामों को देख रेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना करते हैं। वह विभाग होता है दीवाने बंदरगान। क्या होता है? दीवाने बंदरगान। एक जो नया विभाग की स्थापना करते, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य एक ही था, केवल जो गुलाम व्यक्ति थे, या कह सकते हैं जो दास व्यक्ति थे, इनकी देखरेख का कार्य करना था। दिल्ली सल्तनत का और अगला पॉइंट देखते हैं, इन्हीं के शासनकाल में जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्हीं के शासनकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। क्या होता है? लोक निर्माण विभाग की स्थापना। लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। इनके शासनकाल में क्या होता है? दिल्ली सल्तनत पे एक इकलौता शासक था जिन अभी तक जितने भी शासक शासन करते हैं, या जो आने वाले शासक होते हैं, सब में देखा जाए तो इसी के शासनकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्हीं के शासनकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ अगला पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा? और इन्होंने अपने शासनकाल में 300 नए नगर की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? 300 नए नगरों 300 नए नगरों की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्हीं के शासनकाल में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे 300 नए नगर की स्थापना करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिन्होंने अपने साम्राज्य में 300 नए नगर की स्थापना करते हैं, वो होते हैं फिरोज शाह तुगलक होते हैं। अगर आपसे पूछ ले दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिन्हीं के शासनकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है, वो होते हैं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। और दूसरा क्वेश्चन, अगर और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा दास या गुलाम होते थे, तो इसका भी उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगभग 1,80,000 के करीब इसके शासनकाल में दास होते थे या गुलाम होते थे। इन दासों को देखने के लिए एक नए विभाग की इन्होंने स्थापना करते हैं। कौन सा? दीवाने बंदगान की स्थापना करते हैं। उसके बाद अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। इन्होंने कुछ नए नगरों की स्थापना करते, जैसे अगला पॉइंट है, इन्होंने अपने शासनकाल में कुछ नए नगर की स्थापना करते हैं। जैसे देख लेते हैं, पहला नगर अगर इन्होंने देखा जाए तो फतेहाबाद था। कौन था? फतेहाबाद। फतेहाबाद की स्थापना करते हैं। दूसरा जो नगर की उन्होंने स्थापना करते हैं वह होता है हिसार। हिसार जो है हरियाणा में होता है, उसकी भी इन्होंने स्थापना करते हैं, हिसार। और अगला उन्होंने नगर की स्थापना करते हैं वह होता है फिरोजपुर होता है। अगला नगर कौन सा होता है? उन्होंने फिरोजपुर नगर को स्थापित करते हैं। और इसके बाद जो उन्होंने दूसरा नगर की स्थापना करते हैं वह होता है जौनपुर। यूपी में ये जौनपुर अवस्थित है। और देखा जाए तो जौनपुर जो है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर है, ये इस नगर की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही अपने शासनकाल में कराते हैं। जौनपुर नगर की स्थापना किसने करते हैं? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसका भी नए नगर की स्थापना किया जाता है। उसके साथ उन्होंने जो अन्य एक नगर और स्थापित करते हैं, अन्य नगर जो था फिरोजाबाद था। कौन सा था? फिरोजाबाद। ये महत्वपूर्ण नगर थे जो उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में जो महत्वपूर्ण नगर थे, इन नगरों की स्थापना करते हैं। कौन कौन से? फतेहाबाद की स्थापना करते हैं, हिसार जो स्थापना करते हैं, फिरोजपुर स्थापित करते हैं, जौनपुर नगर बसाते हैं, उसके साथ साथ फिरोजाबाद। ये महत्वपूर्ण नगर थे, ये कह सकते हैं जो प्रमुख नगर थे जो आपको बताए गए हैं, ये प्रमुख नगर थे जिनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इन्होंने करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में आपको बताया गया एक इतिहासकार होते हैं। कौन थे? इतिहासकार ये कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक नए इतिहासकार थे, फरिश्ता। कौन थे? फरिश्ता ने
फरिश्ता बताते हैं कि इन्होंने अपने शासनकाल में जो फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में 40 मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। क्या कहते हैं? 40 मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। 40 मस्जिदों का निर्माण करवाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने धर्म के ही क्षेत्र में नहीं, उन्होंने जैसे कह सकते हैं, जैसे अपने शासनकाल में योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा था या नियुक्त कर रहे थे, उसी के साथ साथ योग्य व्यक्ति को तभी नियुक्त किए जाएंगे जब उनके शासनकाल में या कह सकते हैं उनके साम्राज्य में लोग शिक्षित होंगे, तभी योग्य होंगे। और उन्होंने अपने शासनकाल में ही 30 विद्यालयों का स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? 30 विद्यालय की स्थापना करते हैं। 30 विद्यालयों की स्थापना करते हैं। ये इन्होंने 2 कार्य किए थे। इसके साथ इन्होंने और जैसे 20 महलों का भी निर्माण करवाते हैं। क्या करते हैं? 20 महल का निर्माण करवाते हैं। 20 महल का निर्माण करवाते हैं। यह कह सकते हैं कि इन्होंने अपने स्थापत्य कला में, कह सकते हैं अपने साम्राज्य के विस्तार में या अपने साम्राज्य के जो इस स्ट्रक्चर होगा या बिल्डिंग होगा उसके निर्माण में भी काफ़ी योगदान देते हैं। उस समय उन्होंने 20 महल का निर्माण करवाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 100 सरायों का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं? 100 सराय। 100 सरायों का निर्माण करते हैं। सराय का मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं जो रास्ता होता था या सड़क होती थी, उसके आसपास या कह सकते हैं उसके एक निवास, एक कक्ष बनाया जाता था जिसमें सैनिक होते थे या राहगीर होते थे। वे जाते थे, विश्राम करते थे, उसके बाद पुनः वे अपने गंतव्य स्थान के लिए जाते थे। सराय का मतलब ही होता था एक निवास स्थल, जो राहगीर होते थे उनके लिए विश्राम स्थल होता था। अपने शासनकाल में कितने 100 सरायों का निर्माण करते हैं, 20 महल का निर्माण करवाते हैं, 30 विद्यालयों की स्थापना करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने 40 मस्जिदों का निर्माण करवाते हैं। और इसी के साथ साथ अभी आपको बताया गया था, उन्होंने 200 नगरों की भी स्थापना करते हैं। कई नगरों की स्थापना करते हैं, आपको फिर बताया 200 नगरों की स्थापना करते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में, यह कह सकते हैं साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, साम्राज्य को अच्छे से संचालन करने के लिए उन्होंने 100 अस्पतालों का भी निर्माण करते हैं। 100 अस्पताल। 100 अस्पताल। 100 अस्पताल का निर्माण करवाते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने कई मकबरों का निर्माण करते हैं। जैसे इनके इस शासनकाल में जो भी संत होते थे या जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, इन्होंने जैसे उनके सहायता के लिए उन्होंने संपत्ति देते थे या उनको जागीर दिया जाता था। ऐसे ही जो इस्लाम धर्म से संबंधित थे या धर्मगुरु होते थे या काजी होते थे, उनके मकबरे का भी निर्माण करवाते। इन्होंने अपने शासनकाल में 5 मकबरे का निर्माण करवाते हैं। शासनकाल में इन्होंने 5 मकबरे का भी निर्माण करवाते हैं। इन्होंने और अपने का और काफ़ी योगदान देते हैं अपने क्षेत्र, अपने कह सकते हैं साम्राज्य के विस्तार में। और इन्होंने प्रजा के हित के लिए, ये कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई साम्राज्य है उसमें कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, जब निवास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कई लोग होंगे या कई समुदाय के लोग होंगे। उन सभी के लिए 100 इन्होंने स्नानागार की स्थापना करते हैं। अपने साम्राज्य में 100 स्नानागार 100 स्नानागार घरों की स्थापना करते हैं। जैसे जो भी धार्मिक होता था, धार्मिक महोत्सव होता था, उन सब में अगर जैसे हिंदू परंपरा में देखा जाए तो जो भी धार्मिक होता था, जैसे पहले व्यक्ति स्नान करने के पश्चात फिर पुनः पूजा करने जाता है मंदिरों में, इसी प्रकार इन सभी को देखते हुए उन्होंने 100 स्नानागार के निर्माण करते हैं। स्नानागार का मतलब होता है कि आप जहाँ पे नहा सकते हैं। इन सभी तरह के इन्होंने कई महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कई महत्वपूर्ण कार्यों को अपने साम्राज्य में करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने और कुछ कार्य, इन्होंने 10 स्तंभों का भी निर्माण कर अपनी योग्यता को दिखाने के लिए इन्होंने 10 स्तंभों का निर्माण करवाते हैं। क्या करते हैं? 10 स्तंभों का निर्माण करते हैं जिस पे उन्होंने अपनी योग्यता, अपने साम्राज्य की नीतियाँ और इत्यादि ऐसे कई महत्वपूर्ण घटनाओं का उन स्तंभों पर वर्णन किया गया है। इसी के साथ साथ उन्होंने अगला जो महत्वपूर्ण इमारत की निर्माण करते हैं वो होता है, उन्होंने अपने साम्राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य, कह सकते हैं जैसे कोई अगर बीच में नदी है उस सबको पार करने में या कह सकते हैं आने जाने में थोड़ा सहायता हो सके या जल्दी हो सके, उन सब के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य में 150 अपने शासनकाल में 150 पुलों का निर्माण करवाते हैं। क्या कहते हैं? 150 पुलों का निर्माण। इन्होंने अपने शासनकाल में कितने पुलों का निर्माण करते हैं? 150 पुलों का निर्माण करवाते हैं। ये किसके अनुसार ये सब बताए गए? जो इनके शासनकाल में फरिश्ता थे उनके अनुसार ही ये इतना कार्य करते हैं अपने प्रजा के हित में, या कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य के विस्तार में, ताकि अगर साम्राज्य का विस्तार होता रहेगा और लोगों के हित के अनुकूल कार्य होते रहेंगे तो ना ही साम्राज्य में विद्रोह होगा और ना ही दूसरे राज्य के व्यक्ति जो होंगे इन पे जल्दी आक्रमण कर सकते हैं। अगर आपके पास सब संसाधन और अपनी योग्यता के हिसाब से अपने साम्राज्य का संचालन करेंगे तो कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। उन्होंने अपने देखा जाए तो धर्म के लिए उन्होंने 40 मस्जिदों का निर्माण करवाते हैं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं
वे उनके लिए 40 मस्जिदों का निर्माण और देखा जाए तो सभी वर्गों के लिए 30 विद्यालयों का निर्माण करते हैं और अपने साम्राज्य के लिए उन्होंने 20 महलों का भी निर्माण करते हैं और उन्हें 100 सरायों, जैसे जो भी व्यक्ति होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, जैसे धूप हो गई है, बारिश हो गई, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने 100 सरायों का निर्माण करते हैं ताकि व्यक्ति वहाँ पे कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रह सकें। उसके बाद वे अपने गंतव्य के लिए जा सकते हैं। सरायों का निर्माण करते हैं और 200 नए नगरों की स्थापना करते हैं। उसके साथ सब अस्पताल का निर्माण करते हैं ताकि अगर अस्पताल के रहेगा तो जो व्यक्ति रोगी ये कह सकते होंगे तो उन्हें जल्द से जल्द आराम हो सकता है, ताकि जो प्रजा वर्ग है उनको धन का कम व्यय हो सके। इस प्रकार उन्होंने ये सब महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और उन्हें 5 मकबरा निर्माण करते हैं, 100 स्नानागार और 10 स्तंभों का निर्माण करते हैं, 150 फूलों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो अपने प्रजा के हित में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल ही देखेंगे इसके आगे उन्होंने अपने प्रजा के हित में और क्या क्या कार्य करते हैं ताकि इनकी प्रजा इनसे संतुष्ट होती है। उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में और कौन सी नीतियाँ लाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।